देख पा रहे? गुड मॉर्निंग, देख पा रहे गुड हो? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, देख पा रहे हैं। ओके, चलो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस पोर्शन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, है ना। समय हम लोग को टाइम परमिट करता ही है, उसमें कुछ समय निकाल के जो है मतलब इसको एटीडी का तुम्हारा ये लैब भी है क्या? एटीडी का? नो सर। नो, एटीडी में लैब नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग देखेंगे, समय थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कुछ समय एक्स्ट्रा समय निकाल के कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ समय एडिशनल टाइम में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेंट को देखते हैं। रेफ्रिजरेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्या रेफ्रिजरेंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग हीट, है कि नहीं। कहीं भी जैसे कि बेसिकली जो हम लोग देखे थे रेफ्रिजरेटर में, जो रेफ्रिजरेंट का बेसिकली उसका वर्क क्या है, वो भी मतलब रेफ्रिजरेंट का वर्क क्या है कि जो स्टोरेज स्पेस है इसके चारों तरफ जो है ना, सपोज दैट कि रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इसमें, है ना। इसमें यदि रेफ्रिजरेंट यदि यहाँ पे यदि यहाँ फ्लो कर रहा है तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है ना, ये टेम्परेचर इसका बहुत ही कम होता है ना। जैसे सपोज दैट -13 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है इसमें, इस जैकेट में, और यहाँ पे हम लोग यदि वाटर है, यदि हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर रखें तो क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, वाटर टू रेफ्रिजरेंट होगा, है कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे देखें हम लोग, है कि नहीं। ये रेफ्रिजरेंट सर्किट में फ्लो कर रहा है ना, बेसिकली क्या हो, इस सर्किट में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। ये तो थ्रॉटलर के बाद जो रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लिक्विड प्लस वेपर जोन में है। तो यहाँ पे क्या है वो, ये इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें लिक्विड प्लस वेपर जोन में है ना। यहाँ जो स्टेट है वो क्या है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो हीट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये हीट कहाँ से सही, ये रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है इवेपोरेटर में, तो इवेपोरेटर में कॉइल होता है, उस कॉइल में रेफ्रिजरेंट क्या होता है, फ्लो कर रहा होता है ना। तो बेसिकली ये स्टोरेज स्पेस से क्या करता है रेफ्रिजरेंट, ये स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है, लेट अस सपोज दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस स्टोरेज स्पेस से क्या करता है ना, हीट को ये रेफ्रिजरेंट सक करता है। ऐसी हीट को सक करने के बाद जब इसमें हीट ऐड होता है ना, तो ये लिक्विड प्लस वेपर से ये क्या होता है यहाँ पे, यदि इस पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, ये सुपर हीटेड कंडीशन में चला जाता है। यदि यहाँ होगा तो क्या होगा, ये सैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में होगा, है कि नहीं। तो कहने में रेफ्रिजरेंट क्या है, दिस इज सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग हीट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसको क्लासिफाई, रेफ्रिजरेंट को है दो पार्ट में क्लास। सर कोई वेट कर रहा है। वेट कर रहा है? कहाँ, अभी तो कोई वेट नहीं कर रहे हैं। सर मैसेज किया था। अच्छा चलो, उसको उसको हो गया एक्सेप्ट, उसका कर लिया। हाँ, अब देखो क्लासिफिकेशन में आ जाओ, तो क्लासिफिकेशन रेफ्रिजरेंट जो है ना, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है ना, ये देखो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है ना, स्टोरेज स्पेस से डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या है, ये डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो हम देख रहे हैं सर्किट फ्लो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली ये हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो इट इज सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब्स हीट डायरेक्टली फ्रॉम स्टोरेज स्पेस, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। लेकिन ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा पहले उसको ठंडा करना होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले उसको कूल करते हैं, इसके बाद उसको किसी पर्पस में जहां पे उसको यूज करना होता है वहां पे देखो, यहाँ पे है कि नहीं सेकेंडरी, this is a substance which is first cooled by primary refrigerant, then they are used for cooling at the required place। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि तुम ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होता है,
जैसे कैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी हम अब तुमको देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन भी एक तरह का एक तरह देखा जाए तो ये भी रेफ्रिजरेंट ही है। मतलब रेफ्रिजरेंट इन द सेंस क्या होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है ना, ऑक्सीजन का -183 डिग्री जो होता है ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, -183 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जो भी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होगा, पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले उसको पहले कूल किया जाता है। कूल करने के बाद उसको जहां पर यूज करना होता है ना, वहां पर ले जाके उसको हम लोग फिर से उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होता है डायरेक्टली स्टोरेज स्पेस हीट को करता है, लेकिन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अब जिसको जहां पे यूज करना होगा वहां पर ले जाके उसको हम लोग फिर पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? मतलब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को भी मतलब उसको लिक्विड फेज में रखने के लिए उसको रेफ्रिजरेंट से उसको पहले उसको करते हैं, वो डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना उसका बहुत ही नेगेटिव में होता है, इसलिए उसको डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। उसको सबसे पहले उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले उतने टेम्परेचर पर उसको लाते हैं ताकि वो लिक्विड फेज में रहे या गैसेस फेज में रहे, और इसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं पर्पस के लिए। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। अब देखो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, उसमें लेटेंट हीट एडिशन होता है। यहां पर हम चूंकि देख रहे हैं ना, यदि किसी भी में ये जो इस डोम के अंदर कोई भी लाइन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें लेटेंट हीट एडिशन होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं। थ्रू आउट टेम्परेचर यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे ही है। सुन पा रहे हो, आवाज पहुंच पा रही है? यस सर। यस। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है ना कि ये थ्रू आउट पूरे लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट एडिशन हो रहा है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में हमेशा लेटेंट हीट एडिशन होता है। देयर इज ए लेटेंट हीट एब्जॉर्प्शन बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जैसे कि अमोनिया, R11, R12, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स। लेकिन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, वो सेंसिबल हीट, वहां पे सेंसिबल हीट गेन करता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो टेम्परेचर को यहाँ पे सेंसिबल हीट, मतलब क्या होता है, मतलब उसको हम लोग सेंसिबल कूलिंग करते हैं। कैसे होता है सेंसिबल, यहाँ पे हम लोग मिस कूलिंग करते हैं। जैसे ये जोन है कि नहीं, जैसे कि ये जोन है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग हो रहा है। ये जोन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसिबल कूलिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसमें क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन फेज कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे फेज कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेटेंट जोन में क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन फेज चेंज हो रहा होता है। लेकिन सेंसिबल में क्या होता है, वहां पे फेज कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे वाटर है तो सब जगह वाटर ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि वाटर को हम लोग यहाँ पे क्या स्टीम है, यहाँ पे स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, तो थ्रू आउट तुम जो नीचे आएगा वो क्या होगा, ये स्टीम ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये लेटेंट जोन में आएगा, लेटेंट जोन में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन वो फेज जो है वो मतलब वो चेंज हो रहा होता है। लेकिन सेंसिबल, जैसे हम सेंसिबल में आते हैं तो सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये वेरी कर रहा है, लेकिन फेज यहाँ पर सेम। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो होता है इसमें लेटेंट हीट एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है सेंसिबल हीट, मतलब सेंसिबल हीट गेन करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं सेकेंड रेफ्रिजरेंट में, जैसे कि तुम्हारा होता है जैसे कि मतलब सॉलिड CO2 है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, ये हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पे यूज करते हैं। प्राइम वाटर होता है ना, इसको हम लोग मतलब यहाँ पे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डेजिग्नेशन में। रेफ्रिजरेंट को जो है ना, सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को डिफाइन किए। रेफ्रिजरेंट इज सब्सटेंस which is used to absorb heat from the storage space. क्लियर है? रेफ्रिजरेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 2 कैटेगरीज, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है डायरेक्टली जो है वो हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं, लेकिन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है डायरेक्टली यूज नहीं होता है। वो सबसे पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल किया जाता है, तब फिर उसको हम लोग उसको यूज करते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, वो लेटेंट हीट गेन करता है। उसमें लेटेंट जो है ना, मतलब वहां पर लेटेंट हीट ट्रांजिशन होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में, लेकिन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में सेंसिबल हीट वहां पर ट्रांजिशन होता है। ये उसका डिफरेंस हो गया। अब हम लोग आते हैं
डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है काफी। गेट वगैरह में जाओगे, किसी भी क्वेश्चन बैंक खोलोगे, तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी इससे काफी इस पर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन कन्वेंशनल में आ सकता है, कुछ शॉर्ट में जो होता है ना। देखो चलो हम लोग आते हैं अब डेजिग्नेशन। देखो बेसिकली क्या होता है ना, रेफ्रिजरेंट में सबसे पहले हम लोग पहला जो क्लासिफिकेशन का पहला टैग को देखते हैं वो सैचुरेटेड को हम लोग देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, मतलब जो भी हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे सबसे उसको हम लोग सैचुरेटेड। कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड, पहला जो केस हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है कि नहीं, ये मेरा पहला केस है। डिस्कशन यहाँ पे हम लोग यहाँ डेजिग्नेशन के बारे में देख रहे हैं कि व्हेन केस 1 व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसका डेजिग्नेशन जो होता है, देखो कैसे हम लोग लिखते हैं आर। अभी हम लोग बात कर रहे थे R11, ध्यान से सुनना इसको, है ना, लेसन इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे R11 लिख रहे हैं तो R11 को हम लोग R011 लिखेंगे। ठीक है, यदि हम R12 लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, R012 लिखेंगे। जैसे R134 है तो ये हम लोग 1343 यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 डिजिट हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक 0 है जो कि वहां पर हम लोग उसको लिखते नहीं है ना। कैसे 11 को 11 लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यदि कहीं पर R11 लिखा हुआ है तो वहां पे हम लोग उसको R011 ट्रीट करेंगे। क्लियर है, R12 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग R012 वहां पर ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जो रेफ्रिजरेंट है, जो भी सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन में, या जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे आर, उसका डेजिग्नेशन के फॉर्म में। सपोज दैट कि कोई रेफ्रिजरेंट है RM-1, देखो ऐसे समझते हैं, उसका डेजिग्नेशन जो होता है हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी सैचुरेटेड, है ना, उसका फॉर्मूला जो होता है वो CmHnFpCl3। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे दिस इज कार्बन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ यहाँ Q लगा हुआ है, फ्लोरीन के साथ यहाँ पे P है, हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट यहाँ पे N है, और यहाँ पे कार्बन का सबस्क्रिप्ट यहाँ पे M है। ध्यान रखना, ये इसका डेजिग्नेशन है ना। दिस इज डेजिग्नेशन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात मैं कर रहा हूँ अभी। इसमें हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में किसी भी रेफ्रिजरेंट को इस फॉर्म में लिखा जाएगा CmHnFpCl3। अब M और N का Mn यहाँ पे कितना है, यहाँ पे M है, N है, P है, Q, ये वैल्यू अलग अलग हुआ। ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट है कि नहीं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें यदि R के फॉर्म लिखते हैं तो ये सैचुरेटेड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होता है Rm-1 N+1 NP। समझ रहे हो, यदि हम R के फॉर्म में लिखें, ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि R11 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया ना, ये रेफ्रिजरेंट का ये अपना अलग फॉर्म है जो डायरेक्टली हम यूज करते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे Rm-1 N+1 P। लेकिन इसी को जो हम हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CmHnFpCl3। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, CmHnFpCl3, ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में हो गया। लेकिन R के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये Rm-1 N+1 P। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तुमको, यहां पर सब क्लियर हो जाएगा। जहां पे क्या होता है N+P+Q जो होता है, N+P ये 2m+2 होता है ना। N+P+Q जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे 2m+2 होता है। ये 3 चीज तुमको याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये 3 चीजें तुमको ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है CmHnFpCl3 होता है,
रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में जो होता है वो Rm-1 n+1p होता है, और यहाँ पे n+p, जहां पे कि n+p+q=2m+2। ये हम लोग बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अब देखो, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछा जाएगा R11 को लिखिए इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले R11 को R001 कर देंगे, ठीक है। इसका कंपेरिजन किससे करेंगे हम लोग? Rm-1 n+1 और p से करेंगे। इसको हम लोग R11 को पहले R011 लिख लेंगे, इसका कंपेरिजन हम यहां से करेंगे। अब क्या करेंगे? यहां पे क्या है? m-1 क्या है? 0 है, तो m का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो जाएगा। n+1 क्या है? n+1 1 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखना इसको। m=1, n=0 एंड p क्या है? यहाँ पे 1 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास आ गया m का वैल्यू 1 आ गया, n का वैल्यू 0 आ गया और p का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअली CmHnFpClQ, हमको Q भी चाहिए ना, तो इसीलिए फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? n+p+q = 2m+2। तो n का वैल्यू यहाँ पर 0 है, p का वैल्यू यहाँ पर 1 है, q का वैल्यू निकालना है 2m2+2। दिस सिंपली q = मतलब ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग q का वैल्यू निकाल लिए, दिस इज इक्वल टू 3। तो इसको कैसे लिखेंगे अब? Hn H0 Fp F1 ClQ Cl3, इसको हम लोग CfCl3 लिखेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि R11 को हम लोग CfCl3 लिखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो, फिर से समझाते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। तो हम लोग वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहला दिमाग में ये रखना है कि हम लोग अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डेजिग्नेशन के बारे में देख रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेजिग्नेशन में सिर्फ ध्यान रखना ये है कि भैया उसमें जो है हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में CmHnFpClQ लिखेंगे और रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में Rm-1 n+1p लिखेंगे, वेयर n+p = 2m+2, जो कि तुम्हारे स्लाइड में लिखा हुआ है कि नहीं? फॉर्मूला जो है Cm दिस वन है, R के फॉर्म में ये है, वेयर n+p = 2m+2 है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि हमको CF2Cl2 को कन्वर्ट करना है R के टर्म में। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है CF2Cl2, वी हैव टू कन्वर्ट CF2Cl2, है ना? क्वेश्चन देख लो क्या है, एक बार फिर से देख लो। CF2Cl2, हाँ ठीक है। CF2Cl2 को हमको कन्वर्ट करना है, रेफ्रिजरेंट के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले बेसिक चलो, CmHnFpClQ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, m के वैल्यू यहाँ पर कंपेरिजन करो, तो m के वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है, हाँ। n के वैल्यू चूंकि हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो n के वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। p FpClQ होता है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, और q का वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये भी 2 है। समझ रहे हो उस चीज को? सर ये वैल्यू कैसे लिखे हैं? रिपीट कीजिएगा सर। ये वैल्यू यस सर। देखो, हमको CF2Cl2 को कन्वर्ट करना है, R के टर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्लियर है? CF2Cl2 को हम लोग R के टर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग, हाँ, CF2, तो C यहाँ 1 हो गया, है ना। H यहाँ पे क्या है? 0 है, F यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 2 है। अब ऐसे समझो, हम लोग कार्बन हाइड्रोजन इसके अरेंज कर लेते हैं इस टर्म में, Cl के टर्म में लिखते हैं पहले। CF2Cl2 को ये तो लिख लेंगे ना, C1H0F2Cl2। क्लियर है? यस सर। सुन पा रहे हो? हाँ, yes, इसको sir. कंपेरिजन करेंगे CmHn, हाँ, FpClQ से कंपेरिजन करेंगे, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे 0 है, p का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, और q का वैल्यू यहाँ पे 2 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? Rm-1 n+1p, ये मेरा होता है। हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये हो गया कि हम कैसे पता करेंगे सैचुरेटेड है?
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन में 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है, समझ रहे हो कि नहीं? कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मींस ये सैचुरेटेड है। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर यस है? सर, सैचुरेटेड को हम यस सर। हाँ, सैचुरेटेड को पहचानने का ये मतलब होता है कि उसमें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस वहां पे हम लोग कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड है, दैट मींस इसमें कोई सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब सैचुरेटेड कंडीशन में आ गए तो हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए C1H0F2, यहाँ पे M कर लिए। अब यहाँ पे R का फॉर्मूला क्या होता है? Rm-1n+1p होता है। तो Rm-1, तो M का वैल्यू क्या है? 1, 1-1 0 हो गया, n+1 तो 0 + 1 1, p 12, तो R12 हो गया। तो कहने मतलब R12 को हम लोग CF2Cl2 भी लिख सकते हैं, या CF2Cl2 को R12 लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो, ठीक है? यस सर, क्लियर है। R11 को हम लोग CFCl3 लिख लिए, है ना? R11 को CFCl3 लिख लिए, है ना? इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम उसको घर पे चेक करना। CFCl3 में क्या करना है? अब देखो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तुम डायरेक्ट तुम उसको कर सकते हो। पहले CFCl3 मतलब ये देख लो कि पहले इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, कार्बन की बैलेंस 4 होते हैं, CFCl3 ClCl, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cm, है ना? तो M का वैल्यू देखो, M का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। N का वैल्यू CmHn 0 है, P का वैल्यू वहां पे 1 है, और Q का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। अब करना क्या है? Rm-1 n+1 P, तो देखो Rm-1 0, n+1 1, P 11 हो गया, R11। देख पा रहे हो ना? क्लियर है? यस सर। यस। अब देखो एक और एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, जो कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है ना, R134 होता है। तुमको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि R134 रेफ्रिजरेंट क्यों यूज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, एक कंसेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। अब देखो R134 तुम देख लो, अब चेक करो इस R134 में Rm-1 n+1 P, तो देखो तो M-1 इक्वल टू 1, M इक्वल टू 2, ठीक है, n+1 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 एंड P इक्वल टू 4। क्लियर है? M इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 एंड P इक्वल टू 4। हमको क्या करना है? हमको Q निकालना है। तो n + P + Q इक्वल टू 2m + 2। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? n का वैल्यू क्या है? 2 है। P का वैल्यू क्या है? 4 है। Q 2m + 2, m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, m का वैल्यू क्या था? 2 था ना, हाँ, 4 + 2, तो दिस इज 6। तो ये Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 Q का वैल्यू 0 हो गया। दैट मीन्स कि n प्लस यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू P, Q का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें करके हमको क्या हमको चाहिए? डेजिग्नेशन चाहिए। तो CmHnFpClQ, तो Cm मतलब C2, Hn मतलब H2, Fp है कि नहीं? तो यहाँ पे F4, क्लोरीन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, तो C2H2F4, C2H2F4, है ना? कार्बन यहाँ 2 है और फ्लोरीन यहाँ पे 8, C2H2F4, है ना? एक मिनट, हाँ, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया है। अब यहां पे ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि C2H2F4 हमारा। अब देखो इसमें क्या तुम देख रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि R134 को हम लोग जब चेक किए तो C2H2F4 आया, ठीक है। हम यहाँ पे जब R11 को चेक कर रहे हैं, R11 में देख रहे हैं तो क्या है? CFCl3 है। R12 में देख रहे हैं तो क्या हो गया? CF2Cl2 है ना। R134 में आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? यहाँ पे C2H2 या F4 है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे कि R11 में क्लोरीन देखो कितना है, क्लोरीन का 3 एटम है। R12 में क्लोरीन का क्या है? यहाँ पे 2 एटम है। R134 में क्लोरीन है ही नहीं,
तो देखो क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन गैस बेसिकली क्या होता है, जैसे जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर वो एटमोस्फेयर में जाता है। तो क्लोरीन बेसिकली क्या होता है ना, ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। जितना तुम ओजोन लेयर डिप्लेशन देख रहे हो, ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्लोरीन का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। तो इसीलिए जिस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन का मतलब जितना कम होगा वो उतना वो क्या होगा, वो इको फ्रेंडली होगा। सुन पा रहे हो? सर जिस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन का मात्रा जितना कम होगा वो उतना इको फ्रेंडली होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर घर घर में यूज Yes, होता है, रेफ्रिजरेटर घर घर में यूज। यस, सुन पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर। यस यस। तो जिस रेफ्रिजरेशन में जिस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन का मात्रा जितना कम होगा वो रेफ्रिजरेंट उतना अच्छा बेस्ट माना जाता है, वो उतना इको फ्रेंडली माना जाता है। तो कहने का मतलब ये कि R134 क्या हो गया, क्योंकि इसमें क्लोरीन का मात्रा बिल्कुल नहीं है इसीलिए सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेंट माना जाता है। इसीलिए डोमेस्टिक पर्पस में जो विंडो एसी होता है या हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें R134 यूज किया जाता है। ये कॉस्टली होता है, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। R11 सब बैंड है। R11 जो है ना, बहुत पहले जो तुम देखते होगे, बहुत पुराना, जो जिसके पास जेन वगैरह होगा मारुति का, जो 2000 ये 1995-94 में या 2000 के समय का जो पुरानी जो मतलब कार्य हुआ करती थी, उसमें R12 रेफ्रिजरेंट यूज होता था, R11 यूज होता था, क्योंकि वो सस्ता होता था। लेकिन उसका क्या होता था ना, उस समय ज्यादा कार वगैरह ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे, मतलब बहुत कम लोग, गिने चुने लोगों के पास ये सब मतलब इस गाड़ियां हुआ करती थी। तो ये क्लोरीन का इमिशन होता था लेकिन उसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब तो इतना ज्यादा, अब तो हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ इस तरह का व्हीकल होता है। तो इसीलिए रिसर्चर इस पर रिसर्च काफी इसमें काफी प्रोलॉन्ग रिसर्च होता आ रहा है। तो इसीलिए अब क्या होता है ना, इस रेफ्रिजरेशन में इस अब जो भी डोमेस्टिक पर्पस में यूज, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया, ऑटोमोबाइल में जो होता है ना, R134 यूज करते हैं। चूंकि अब पॉपुलेशन के साथ साथ जो है ना व्हीकल का संख्या भी बढ़ गया, तो चूंकि इस क्लोरीन से जो है ना ओजोन लेयर डिप्लेट ना हो, इसीलिए हम लोग इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस। आइए, अब ये सब सारा डेजिग्नेशन सबको दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है जो भी है। अब आ जाओ केस 2, इफ रेफ्रिजरेंट इज अनसैचुरेटेड। रेफ्रिजरेंट अब पहला क्या था, सैचुरेटेड था, अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड है। तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो सेम ही है, इसमें कोई अंतर, ध्यान रखना फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। अब अनसैचुरेटेड हो जाएगा ना, तो इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे अनसैचुरेटेड हो गया तो ध्यान ये रखना है कि एक 1 यहाँ आ जाता है। सैचुरेटेड में क्या था, Rm-1 N+1P था, ये क्या था, सैचुरेटेड का था। अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, R यहाँ पे 1 आ गया, 1, बात बाकी सेम है, M-1 N+1P, वेयर N+P+Q = 2m। यहाँ पे क्या है, N+P+Q = 2m। उसमें क्या था, N+P+Q क्या था, N+P+Q था, क्या था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे सेम, दोनों में ये सेम है। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन क्या था, Rm-1 N+1P, यहां पे रजिस्ट्रेशन क्या है, 1, ध्यान रखना, M-1 N+1P, यहां पे क्या था, N+P+Q = 2m+2, यहां पे क्या है, N+P+Q = 2m। बस इतना ही डिफरेंस, और कोई अंतर नहीं है, बाद बाकी की कहानी सेम है। अब देखो, जैसे कि यहां पर डेफिनेशन है C2H4, स्लाइड में देख लेते हैं, C2H4 है, तो यहां पे क्या है, C2H4 है, तो यहां पे CmHnFpClQ देख लो यहां पे, तो M का वैल्यू क्या है, 2 है, N का वैल्यू क्या है, 4 है, P का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू 0 है कि नहीं। तो अब हमको चेंज करना है किसमें, R1 M-1 N+1P, तो देख लो R1 तो एज इट इज रह चुके हैं, 1 तो 1 कांस्टेंट है, 1 में कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। M-1 मतलब 1, N+1 दिस इज 5 एंड P 0, तो R1150 लिख देंगे इसको। क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो इस तरीके से हम लोग
जितना अनसैचुरेटेड का जो अनसैचुरेटेड होता है कि नहीं, CH4 में C डबल बॉन्ड है ना, C और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड हो गया ये क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब एक रेफ्रिजरेंट होता है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा तो उसमें 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट होता है। आर उसका जो डेफिनेशन क्या होता है, आर 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि अब अमोनिया, अमोनिया एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है, मतलब हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज में R-3 यूज करते हैं, अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में हम लोग अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका जो है इसमें हम लोग इसमें क्या लिखते हैं 700 प्लस, मतलब अमोनिया रेफ्रिजरेंट में आर से ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम लोग अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं ना, अमोनिया रेफ्रिजरेंट ऐसे लिखेंगे, अमोनिया रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, R7, चूंकि ये कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या होगा R700 मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 24 3 27 27, तो R727 होगा अमोनिया का। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो R 14 सॉरी 17 होता है, सॉरी नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है ना, तो ये क्या हो गया 14 दिन 17 हो गया, R707 मतलब 717 17 हो जाएगा, 14 दिन 17, ठीक है, R717। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोग देख लिए अमोनिया का, हम लोग किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो वहाँ डेफिनेशन होगा R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में गेट वगैरह में तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए अच्छे समझ, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स में हम लोग बात कभी जस्ट हम लोग किए थे। रिसेंट ट्रेंड में क्या होता है ना, जो क्लोरीन एटम क्या होता है, ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है ना, रिड्यूस द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, सो टू प्रिवेंट ओजोन लेयर। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? नो सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसका हम रिकॉर्डिंग तुमको डाल देंगे, अब मींस बाकी लोग सुन पा रहे हैं, दैट मींस कि नेटवर्क सही है, तुम्हारे एंड से कुछ दिक्कत होगी। तो रिसेंट ट्रेंड क्या है रेफ्रिजरेंट का, अभी जस्ट लोग जो बात किए थे उसमें क्लोरीन एटम उसमें नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है दिस क्लोरीन एटम्स व्हाट डज इट बेसिकली इट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर थिकनेस, दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट दिस ओजोन लेयर डिप्लेशन द क्लोरीन एटम मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए हम लोग उसमें R134 में हम लोग देख रहे थे बेसिकली क्या होता है, यदि ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा क्या होगा, हार्मफुल यूवी रे कैन ट्रांसमिटेड डायरेक्ट टू द सरफेस, है ना, ये हमारे सरफेस पे आता है, जिससे बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशन, स्किन डिजीज होता है, कैंसर, जो भी स्किन कैंसर होता है इससे ओजोन लेयर से ही होता है, मतलब ओजोन लेयर का डिप्लेशन से ही होता है वो, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हम लोग R134A को जो है ना हम लोग इको फ्रेंडली डोमेस्टिक पर्पस से यूज करते हैं, है ना, द मोस्ट इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इन R134A। ठीक है, एसी गैस के बॉक्स पे भी यही लिखा रहता है। हैं क्या सर एसी गैस होता है ना जो कार में डलाता है, उस पे भी सर उसका डब्बा जो आता है हाँ उस पे भी R134 लिखा रहता है। हाँ, यही R134, अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि R134 क्या मतलब है कि नहीं? फ्लोरॉन 134 लिखा रहता है उस पे। हाँ वैसे तो यही हुआ, यही है ना, ये बहुत ही यहाँ पे जो है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये हमारा हम लोग देख लिए, पहले हम लोग रेफ्रिजरेंट को हम लोग डिफाइन किए, रेफ्रिजरेंट को क्लासीफाई किए, फिर रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन देख लिए। अब रेफ्रिजरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है तुमको ध्यान रखना है। इसमें 3 प्रॉपर्टी होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। रेफ्रिजरेंट का 3 प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे, सब यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है, अच्छे से तुम इसको नोट कर लेना, है ना। इसमें जो है जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सबसे पहला प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो इसमें जैसे कि तुम्हारा भी हाँ, तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना उसमें जितना ज़्यादा हो उतना, है ना, द क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल अबव कंडेंसिंग टेम्परेचर।
मतलब जो भी कोई भी रेफ्रिजरेंट का एक जो है एक कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है, मतलब जिस टेम्परेचर के बाद वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है कंडेंसेशन? मतलब क्या हो गया कि वो रेफ्रिजरेंट जो है अब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे हम देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट को हम लोग गैसियस फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, तो ये वो टेम्परेचर है कंडेंसेशन जिस पर कि वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हमेशा कंडेंसिंग टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब देखो, तो मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज एज हैज पॉसिबल, ऑलवेज शुड बी मोर देन दैट ऑफ कंडेंसेशन टेम्परेचर। अब देखो, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? हायर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इन कंडेंसर, जितना ज्यादा उसमें वो होगा, मतलब क्या होगा, उस जितना ज्यादा ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा हायर रेट में हीट ट्रांसफर होगा, है कि नहीं? उतना ज्यादा हायर रेट में हीट ट्रांसफर होगा, तो उससे क्या होगा, उतना ज्यादा स्पीड में क्या होगा, उसमें उसका जो होता है ना, मतलब सकिंग का परफॉर्मेंस जो है ना वो उतना अच्छा होता है। देखो, अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ रेफ्रिजरेंट है और यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब देखो H2O का है, यहाँ पर सब टेबल दिया हुआ है। H2O का जो है ना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 371.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अमोनिया का 132.4 होता है, R11 का 111.5 हो गया, R12 का 96.5 हो गया, R134 का 101.2 हो गया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और C2H2 एसिटिलीन ये भी एक तरह से रेफ्रिजरेंट की तरह ही यूज करते हैं, पर्पस अलग अलग, उसमें 10.6 है। अब देखो, अब हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सुन पा रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन और ये CO2 और ये C2H2 जो है, इसमें क्या होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, इसका जो मतलब इस क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर से भी कम है। हमारा नॉर्मल जो एम्बिएंट, जैसे कि तुम देख लो C2H2 देख लो, C2H2 का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होता है? हम लोगों का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री से मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो, सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस, हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे भी जाता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है 0 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर, ये मैक्सिमम 50 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से कभी कभी नीचे भी जाता है, लेकिन 0 से 50 हम लोग देखेंगे एयर कंडीशनिंग जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि टेम्परेचर 0 से 50 के बीच वेरी कर रहा है। अब देखो C2H2 जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, C2H2 का जो 10.6 डिग्री है। तो कहने मतलब इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना ये हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर से कम है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर का जो रेंज है उससे कम है। इसीलिए हम लोग जनरल पर्पस में ये इसको हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग बोले थे ना कि सॉलिड, ये मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तुम हम लोग यूज किए थे ना सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में तुमको बताए थे कि भाई ये जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है ना कि चूंकि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो कहने मतलब इसको यूज करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले इसको कूल करते हैं, उसको टेम्परेचर को पहले नीचे लाते हैं, तब फिर इसको फर्दर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू या तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, या तुमसे पूछ देंगे लोग कि आखिर जो है सॉलिड मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, C2 हो गया, ये सब जो है जनरली इसका जो होता है मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, इसीलिए हम लोग जनरल मतलब ये कॉमन पर्पस में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल टेम्परेचर में बेसिकली जो है जो मतलब जितना वो कंडक्टिंग टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस क्लियर सर। है? यस सर। हम लोग इस प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। फॉर द टाइम बिंग तुम यहाँ तक लेके चलो, आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी जो हम लोग बात किए उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नो नो सर। सर, क्लियर। हाँ, इसको नोट्स को तैयार कर लेना, और अभी तक जो तुम नोट्स तुम अपलोड किए हो ना, ये रेफ्रिजरेशन जो खत्म हो जाएगा तो रेस्ट जो होगा वो तुमको अपलोड करना होगा, हम असाइनमेंट में डाल देंगे तुमको, वो अपलोड करना होगा। अभी जो चल रहा है अभी पहले कंप्लीट होने दो रेफ्रिजरेशन का, ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे जो है मीन्स वेपर पावर साइकिल में हम लोग इन करेंगे। ठीक है, यदि बेसिक थर्मोडायनामिक्स यदि किसी का अच्छा से पढ़ा हुआ होगा ना तो उसको ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होगा। समझ लो, बेसिक थर्मोडायनामिक्स का बहुत बहुत मेजर रोल